वैसे इंटरेक्शन करना, खामोशी से नहीं बैठना। खामोशी से बैठोगे मुझे ऐसे लगेगा यार सारे पता नहीं सो रहे हैं या लॉग इन होके चले गए। तो हाथ खड़ा करना, क्वेश्चनिंग करना, क्रॉस इंटरेक्शन करना, ताकि एक जो है ना फ्रूटफुल हमारा सेशन होना चाहिए। ये ना हो कि मैं बोलता रहूँ और आगे बेचारे सारे वैसे ही लॉग इन हुए हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई इशू हो तो मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन किया करें और वैसे भी डिस्कशन कर लिया करें। J176 पूरा नाम लिख लें, हाथ खड़ा किए हुए। नहीं सर, वो आपने कहा था हाथ खड़ा करें अटेंडेंस के लिए, इसलिए। अटेंडेंस अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अटेंडेंस शीट मेरे पास आई नहीं है वैसे। अटेंडेंस कहाँ से यार, मैं असल में विजिटिंग में हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। नाम मेरा शायद आप लोगों को पता होगा, एहसन नाम है मेरा। और लास्ट 5 ईयर से मैं एकेडमिया में हूँ, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन यहाँ का भी मुझे SOPs थोड़े से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अटेंडेंस का आई डोंट नो कैसे मार्क की जाती है। लास्ट वीक में जो फिजिकल क्लास थी तो आप लोग भी नहीं आए, मेरे पास भी किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था CR का। तो मैं आया था क्लास लेने, लगे कोई नहीं था तो मैं पूछ लेता। आज ये है कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, अटेंडेंस में शेयर कर दूंगा कोऑर्डिनेटर के साथ, जो जो लोग आएंगे। अच्छा, तो होपफुली हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी जहाँ पे हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे और एक मज़े के साथ इस जो है ना कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो कुछ कोर्स पॉलिसीज़ वगैरह आपको बता दूँ, होपफुली पता होगा आप लोगों को। अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह से, 8th सेमेस्टर है तो इसका ये मतलब है कि आपको तो सारा रूल्स रेगुलेशन का पता होता है। ये चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर को बताई जाती हैं और कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने होंगे इस क्लास में। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। कुछ पॉलिसीज़ हैं, इसको जल्दी से हम गो थ्रू करते हैं, फिर हम पहले लेक्चर की तरफ आते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 2 वीक से लैग कर रहे हैं। तो स्लाइड्स इंशाल्लाह इतनी इजी होंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद से इसको जो है ना जो जो चीज़ें जो स्लाइड्स में मैं आपको इवन कोड भी लिखा होगा, क्योंकि मैंने देखा है ना स्टूडेंट्स कोड से थोड़ा डरते हैं। तो कोड भी इंशाल्लाह आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन उसके ये है कि आप लोगों ने उसको देख के करना होगा, उससे रिलेटेड में जो भी असाइनमेंट दूंगा ऑन टाइम आपने देनी है। क्विज भी किया करेंगे लेकिन क्विज कम होंगे, असाइनमेंट ज़्यादा होंगी। असाइनमेंट बेसिकली किस लिए होती है, ताकि आप लोगों की लर्निंग हो जाए, आप लोग कुछ सीख जाओ। और ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है, इस कोर्स को जो है ना मार्क्स के लिए मत पढ़ना। इस कोर्स को पढ़ के फ़ौरन अभी सेमेस्टर एंड हो, मार्केट में जाओ, कहो कि हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है, हमने एंड्रॉयड में काम किया हुआ है, अपनी एक एक ऐप बनानी है अपने सेमेस्टर में, और बताओ कि इतना काम हमने किया हुआ है, ताकि आपको इंटर्नशिप एटलीस्ट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। मार्केट में जाओ, अपनी CV दो, उसने इस कोर्स के बारे में बताओ, इतना पढ़ा है, इतना काम किया है, ये चीज़ें हमने कर ली हैं, और उसके बाद डायरेक्टली एटलीस्ट इन हो जाओ इंडस्ट्री में। ठीक है, आजकल आपको पता है इतना कंपटीशन है, और कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आज तो आप घर बैठ के भी पढ़ा सकते हो, इसका ये एडवांटेज है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री का ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे पढ़ा सकते हो, कमा सकते हो। लेकिन नुकसान ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इस फील्ड के लोग हैं, और इसका जो है ना कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है ना दूसरों से हमेशा अपने आप को अप रखना है। और आप कैसे रखोगे, स्किल्स की बेस पे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं देख लेते हैं। ये तो आपको पता होगा, ये हर HEC की पॉलिसी है कि 75% आपके अटेंडेंस का होना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी पॉलिसी भी है। इसका क्या मतलब है कि यू कैन स्किप 4 लेक्चर्स एंड अगर हमारे 16 लेक्चर होते हैं, उसमें से आप लोग 16 लेक्चर्स को स्किप, 4 लेक्चर्स को स्किप कर सकते हो, 12 लेक्चर्स ले सकते हो। अब इसका ये मतलब है कि अगर 12 लेक्चर ले सकते हो, 4 लेक्चर इसलिए नहीं है यूनिवर्सिटी में कि आप लोग लाजमी छुट्टी करो। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ना आप लोगों को पता है छुट्टी का कंसेप्ट नहीं होगा। ये इसलिए 4 है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई कमी बेशी हो जाए, कोई खुशी हो जाए, कोई गम या कोई बीमार हो जाए, उसके लिए इमरजेंसी के लिए होता है। तो
इसको आपने फॉलो करना है। अच्छा जी, असाइनमेंट क्विजेस को ऑन टाइम, जो भी टाइम होगा बस उस पर देना है, अगर रहेगी तो रहेगी, ठीक है। बहरहाल देखेंगे आपका, इस पे आपका एटीट्यूड मैटर करेगा। आप लोग कैसे हो मेरे साथ, क्लास में आपका बिहेवियर कैसा है, पढ़ने के लिए आ रहे हो या बस टोटल पूरा करने आ रहे हो। अगर आप वो लोग वाकई लर्निंग के लिए आ रहे हो तो मैं इस पे आपको जो है ना कंपनसेट कर लिया करूँगा। सीखो, दूसरों को सिखाओ, और इस कोर्स का जो मकसद है उसको पूरा करके जाओ, ठीक है। ये आपका नहीं है, ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर। आपका भी यहाँ पे LMS है, ये VL है और LMS है, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। सरप्राइज क्विज़ होंगे, क्विज़ होता ही सरप्राइज है। ये भी फिर वही बात, मैं इस पॉलिसी को भी चेंज कर सकता हूँ, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मैं पहले से अनाउंस कर दूंगा कि यार ये क्विज़ है, ये असाइनमेंट है, इसको देख लेना। चीटिंग नहीं करनी यार, चीटिंग जो है ना वो पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती, ठीक है। लेकिन पढ़ हो या जाहिल, हाँ जाहिल को कह सकते हो, लेकिन पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। यार अपनी लर्निंग है उसके मुताबिक करो, थोड़ा सीखो, ज़्यादा सीखो, खुद से सीखो। तो चीटिंग नहीं करनी। अगर किसी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट हुई तो वहाँ पे फिर इशू हो सकता है। ये चीज़ जो पहले आज तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ऑन टाइम आओगे, क्लास में इंगेज रहोगे, और अपने जितना भी टाइम यहाँ पे आप स्पेंड करोगे उसको फ्रूटफुल बनाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका था कि अब यूनिवर्सिटी में जब आओगे तो आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, मस्ट। क्यों? क्योंकि हमने जब एंड्रॉयड पढ़नी है तो मैं आपको लाइव, ताकि आप क्लास में ही बैठ के ना जो हम पढ़ें उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो और उसको लेके चलो। तो ये आप लोगों ने अच्छी कोशिश करनी है कि लैपटॉप आप साथ लेके आओगे। अच्छा, ये इलेक्टिव कोर्स है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तो फिर इस क्लास का फ़ायदा नहीं है। इसको आपने मोटिवेशन लेनी है, और उसको मोटिवेशन लेके आपने चलना है। ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ये तो जेनेरिक है, हर कोर्स के लिए हम करते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक है, तो इसको आपने देखना है, ठीक है क्लास। ये सिंपल बातें थी, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? हाँ जी क्लास, आवाज़ आ रही है ना मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी क्लास? यस सर, आ रही है। यस सर। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, किसी का कुछ जो है ना कोई भी इशू हो क्वेश्चनिंग में या कोई भी, तो आप हाथ खड़ा किया करो या फिर बोल लिया करो, क्योंकि मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तो फिर मैं उधर शिफ्ट हो जाता हूँ, जो आपका लेक्चर पे क्वेश्चन कर लेना, क्रॉस बात भी कोई करनी हो तो कर लेना, ज़रूर करना। और कोई भी इशू हो किसी किस्म का वो भी डिस्कस कर लेना, और जब थक जाओ तो भी बता देना कि सर थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। मकसद है लर्निंग, मकसद ये नहीं है कि बस आपको जो है ना कोर्स कंटेंट ठोसना। कोर्स कंटेंट की टेंशन ना लो, मेन चीज़ ये है कि आपने लर्निंग करनी है। जो चीज़ मैं करा रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार आप सीखोगे, और उसके बाद मेरी यही आपसे रिक्वायरमेंट होगी कि सेमेस्टर के बाद आप ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाओ। आपको इतना पता चल जाए यार इसका इंटरफेस कैसे बनता है, कैसे कोडिंग लिखी जाती है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कैसे हम आगे फिर इसको एज अ इंडस्ट्री में फ्यूचर के लिए इसको कैसे अपनी बेस बना के लेके चल सकते हैं। तो ठीक हो गया। चलें अब हम जो है ना, ये तो कुछ पॉलिसीज वगैरह थी, इसके बाद हम पहले लेक्चर पे चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स इंशाल्लाह ऐसी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इतनी मज़े की स्लाइड्स हैं कि आप लोग खुद ही जब इसको दोबारा पढ़ोगे ना मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद, तो आपको किसी बुक की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई प्रोफेशनल अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो मेरे पास पूरे ट्यूटोरियल्स एंड्रॉयड के पड़े हैं, ऑलमोस्ट 20 GB डेटा है, जो कि यहाँ तो शेयर नहीं हो सकता। इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी तो किसी को चाहिए हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं लैपटॉप ले आऊँगा, और आप कोई एक्सटर्नल ले आइएगा तो ले लीजिएगा। बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्टेप से लेके ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट तक आपको पूरे सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो मकसद वही है, बात वही है कि आप सीखने वाले बनो, सिखाना मेरा काम है। चले जी, स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को?
यस सर हो रही। चलें, अच्छा जी। अब पहला कोर्स जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का पहला लेक्चर हमेशा इंट्रोडक्शन। यार मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। नाम से समझ आ रही है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो मोबाइल्स के लिए बनेंगे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में दो मेन डिफरेंट डायमेंशंस हैं और मेन डायमेंशंस हैं। एक एप्पल प्रोडक्ट के लिए होता है, एक बाकी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन जितनी मोबाइल्स हैं उनके लिए। एप्पल के लिए जो होता है उसको हम बोलते हैं iOS, और उसकी डेवलपमेंट होती है उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो बाकी जितने भी आपके वेंडर्स हैं, सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, हवावे हो गया, ये बाकी जितने भी हैं, इनकी जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। तो हम लोग क्योंकि एप्पल के लिए हमें अलग से सारा हार्डवेयर चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, HTC की रिक्वायरमेंट भी एंड्रॉयड ही है, तो हम एंड्रॉयड पे ही लेके चलेंगे इसको। आप में से किसी ने एंड्रॉयड पे पहले काम तो नहीं किया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने एंड्रॉयड पे काम किया हो थोड़ा बहुत? कोई ऐसा है? हाँ जी, कोई नहीं है? सर बहुतों ने क्लास किया के हुआ लिए है क्योंकि FIP उसी में बना रहे हैं मोस्टली सर। किया हुआ है सर। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। FIP सर आप लोग लेकिन हमने नहीं किया। हम लोग से चलो कोई डिफरेंट चीज में बना रहे हैं। चलो कोई नहीं, जो नहीं बना रहे वो भी एंड्रॉयड तो सीख लेना। जो बना रहे हैं फिर तो ज़बरदस्त है, उनको तो फिर तो मुझे टेंशन कम हो गई है कि यार जो ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हो फिर तो पढ़ाना आसान हो जाएगा, फिर ईजी है। चलो चलो, जो नहीं कर रहे ना वो भी एंड्रॉयड को सीख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंड्रॉयड क्या है यार। काम तो कर रहे हैं, मैंने बताया भी वैसे। सबसे पहले हम एंड्रॉयड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड्रॉयड क्या है? क्या अगर आपसे आप डिग्री के बाद मार्केट में जाते हो, इंडस्ट्री में जाते हो और आपसे पूछा जाता है वो आपने एंड्रॉयड में काम किया, आपको आप बताओगे कि हमने एंड्रॉयड में काम किया, तो वो जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ एंड्रॉयड, तो क्या जवाब दोगे? एंड्रॉयड क्या है? हाथ खड़ा करो जिस चीज़ को पता है। खामोशी से नहीं बैठना, इंटरेक्ट से। गलत बोलो कोई इशू नहीं, गलत बोलो कोई इशू नहीं, बोलो सही। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, आप मार्केट में जाने लगे हो माशाल्लाह से। तो क्या है एंड्रॉयड? आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ जी, एक हाथ खड़ा हुआ है सिर्फ। हाँ जी, 1 to 1। क्या है एंड्रॉयड? सर ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली, इतना सोचेंगे एंड्रॉयड बस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए बना है। छोटी सिंपल डायरेक्ट बात। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूटिलाइज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस। बस इतनी सी बात है। अब आपसे कोई पूछे एटलीस्ट यार मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ रहे हो, एंड्रॉयड क्या है, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए यार एंड्रॉयड क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज एंड्रॉयड? ये आपको उसका लोगो नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं, मैंने आपको बताया यूटिलाइजिंग एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये भी मोबाइल है, ये टैब भी मोबाइल में आ जाता है, ये छोटी जितनी डिवाइसेज हैं तो ये सारी आपकी। इसके अलावा आपकी कुछ हैंड बिल्ट इन डिवाइसेस होती हैं जिसको बोला जाता है जो एम्बेडेड सिस्टम, जो गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं इस तरह के, उनके अंदर भी आपका एंड्रॉयड सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। अब यह है कि लोग अपनी अपनी जो अच्छी कंपनी शायद इन फ्यूचर मूव करते जाएं, जो टेस्ला वाले हैं वो अपना सिस्टम लाएं, तो इस तरह के अब खुद भी सिस्टम आना स्टार्ट हो गए हैं जो गाड़ियों के एम्बेडेड सिस्टम बरत। अच्छा, एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल। कर्नल क्या होता है यार? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। कर्नल क्या होता है? आर्मी में होता है जो मेजर से प्रमोट होके बनता है कर्नल, वो होता है। हाथ खड़ा करो यार। व्हाट इज कर्नल? ये बेसिक कंसेप्ट है। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत बोलो कोई इशू नहीं है, गलत पे कोई इशू नहीं है, बोलो सही। तो आपसे पूछा जाता है यार ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, नेटवर्क्स में जा रहे हो, कर्नल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एनीवन क्लास में? कोई तो हाथ खड़ा कर दे यार। पार्टिसिपेट करो, बार बार कह रहा हूँ पार्टिसिपेट करो, गलत करो कोई इशू नहीं। चलो जी, ये हाथ खड़ा है जी, चलो गुड डे, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। हाथ खड़ा करके नीचे क्यों कर दिया यार? बोले आप। हाँ, ये 1 to 1 ही है जी। ये सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, शायद ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान लिंक के लिए कुछ होता है। अब सही से जहन में नहीं है। बिल्कुल यही होता है,
बिल्कुल यही होता है, जो कनेक्ट करता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ। यस। ठीक है, बहुत अच्छे, इस तरह बोला करो, बाकी लोग भी यार इंटरेक्ट करो, मुझे पता चले कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, तो बोला करो, कॉन्फिडेंस आएगा, बार बार कह रहा हूँ। तो आपका क्या है जी? कर्नल ये होता है बेसिकली, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली काम करता है आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करता है। हार्डवेयर अलग से फिजिकल डिवाइस होते हैं, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है जिनको हम नहीं छू सकते। इन दोनों को आपस में जो है ना कनेक्ट किया जाता है, वो हमारा कर्नल होता है। तो लिनक्स आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज करता है एंड डिजाइन प्राइमरीली फॉर द टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर। तो ये बेसिकली जो होता है वो टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस या स्मार्टफोन्स के लिए यूज होते हैं एंड्रॉयड। और पहली लाइन में लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है, एंड्रॉयड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। लिनक्स का कर्नल यूटिलाइज करता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ तक कोई इशू मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। Initially developed by Android and Corporation which Google backed financially and later bought in 2005। ये पहली दफ़ा एंड्रॉयड एंड कॉरपोरेशन का गूगल ने सारी फाइनेंसिंग की थी, गूगल ने ही इसको सारा जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, और 2005 में पहली दफ़ा इसको डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। इसको आइडिया कि एंड्रॉयड पहली दफ़ा कब आया था, एंड्रॉयड का पहला वर्जन? क्योंकि ये तो आप लोग यूज़ करते हो ना, सारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो होंगे, कभी ना कभी यूज़ किए होंगे, जो एप्पल होंगे किसी के पास। किसी को आइडिया यार पहली दफ़ा एंड्रॉयड आया कब था? कोई आइडिया नहीं। चल इसको हम देख लेते हैं कि 2005 में तो इसको बनाना स्टार्ट किया गया था। द प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एन एंड्रॉयड सिस्टम इज कॉल्ड एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इसको जो है ना, इसको एंड्रॉयड को सिस्टम बनाया है, इसका नाम था AOSP, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, प्राइमरली लीड द गूगल विद ओपन हैंड हेल्ड एलायंसेस। तो ये बेसिकली एंड्रॉयड का गूगल के साथ था, इस प्रोजेक्ट का नाम था एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स आपको पता है ऐसे जिसमें आप कभी भी किसी भी कोई भी ऐड अप कर सकता है। एंड्रॉयड वाज अनवेल्ड इन 2007। 2005 में तो इस पे काम हुआ था और स्टार्ट किया था, और ये सारा कुछ 2007 में सबसे पहले बताया गया था कि यार एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। जिस तरह होती है ना, एक गाड़ी मार्केट में आती है तो उससे पहले डिज़ाइन ही अनवेल किया जाता है साल डेढ़ साल पहले कि यार नया मॉडल ऐसा आने वाला है। कई दफ़ा कोई नहीं बताते, छुपा के रखते हैं, अचानक से बताते हैं। ये इसी तरह कोई नई प्रोडक्ट आ रही होती है मार्केट में, तो वो पहले उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आजकल पता नहीं ये एक और आ रहा है कि पता नहीं वीवो में क्या है या ये वो में क्या है, आजकल वो साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो उसकी मार्केटिंग हो रही है पहले से। इसे एंड्रॉयड को 2007 में पहले अनवेल किया गया था और बताया गया था कि यार एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल्स के लिए आ रहा है। इससे पहले सैम्बियंस मोबाइल सिस्टम होते थे, जो आपने देखा होगा नोकिया के अंदर, वो सांप वाली गेम जिसमें खेला करते थे, उस तरह के मोबाइल सिस्टम्स होते थे जो ओपन सोर्स नहीं थे। और उसमें क्या नाम है, बिल्ट इन जो एंड्रॉयड सिस्टम्स आते थे लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करते थे। अचानक से जो है ना, जब से एंड्रॉयड है तो मोबाइल की दुनिया में रेवोल्यूशन आ गई। 2007 में इसको पहली दफ़ा जो है अनवेल किया गया कि यार एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, और इसका सबसे पहला वर्जन जो आया था ना, वो अक्टूबर 22 2008 को आया था पहला वर्जन। और वो कौन से मोबाइल में आया था? HTC का ड्रीम मोबाइल था जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके अनवेल किया गया था यार। तो समझ आ गई, 2005 में इससे काम स्टार्ट हुआ, 2007 में इसका आइडिया दुनिया को बता दिया गया और 2008 में इसका पहला वर्जन आ गया। As of July 2013, Google Play Store had over 1 million apps published and over 50 billion downloads। कि 2013 तक, 8 में आए और 13 तक, 5 साल में इतनी इसने रेवोल्यूशन लाई कि 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा ऐप्स से 5 साल में पब्लिश हुई और 50 बिलियन डाउनलोड हुई। उस वक्त 2012-13 तक एंड्रॉयड का हालांकि इतना कंसेप्ट आम नहीं हुआ था लेकिन इतना आम कंसेप्ट नहीं था जो असल में आया 15-16 के बाद। पिछले जो है ना 6-7-8 साल से आया, 13 के बाद हाँ आप कह सकते हो कि मार्केट में फ्लोट होना स्टार्ट हो गया। ये पहले जो है 8 9 10 11 12 में बस नाम ही होता था एंड्रॉयड का, इतना आम नहीं पाया जाता था मार्केट में। फिर भी 1 मिलियन ऐप्स बन गई थी और 50 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गई थी। Android surpassed a billion shipments of devices by reaching close to 1.16 billion end user in 2012। और एंड्रॉयड आया उसके 6 साल बाद 1.16 बिलियन, मतलब क्या था, 1 अरब और 60 करोड़ तक इस तरह बनती है। इतने मोबाइल शिपमेंट्स आपके आ गए थे मार्केट में सिर्फ 6 साल के अंदर।
इससे आप अंदाजा लगाओ कि इसने कितनी रेवोल्यूशन लेके आया था एंड्रॉयड। अच्छा, एंड बिल्डिंग 44 इस तरह का आपने देखा होगा। एंड्रॉयड के वर्जन के नाम आपको पता होगा कि जितने भी बेकरी आइटम्स इन पे रखा जाता है, इसका बेसिकली और कोई कंसर्न नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। फ्रोयो हो गया था, ये हम वन बाय वन देखते हैं जिस तरह हम लेके चले थे। इसके आपने देखा होगा कि उनको इसी तरह के टैग दिए गए थे और इनके इस तरह के आइकन वगैरह बनाए जाते थे, जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और कोई वजह नहीं थी। The relative number of devices accessing the Play Store recently and running given the Android platform for 2015 जितनी भी, ये 2015 तक की अपडेट थी। उसके बाद तो मार्केट में आम आना स्टार्ट हो गया, फिर हर किसी को पता चल गया यार अच्छा नया वर्जन आ रहा है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, किस तरह। तो पहला वर्जन जो था एंड्रॉयड 1 और 2.1, उनके कोई नाम नहीं थे, उनको उसी नाम से किया गया था। 2008 में हुआ था, उसका नाम नहीं रखा गया था। 2009 में भी जो एक आया था उसका भी नाम नहीं था। 2010 में जो आया था ना, उसके बाद से इन्होंने बेकरी आइटम के नाम रखना स्टार्ट किया। 2.2 फ्रोयो था जो मई 2010 में आया था। उसका एपीआई लेवल जो था वो 8 था। ये जो लेवल होते हैं ना एपीआई लेवल के अगेंस्ट, उन्होंने कोई ना कोई बेकरी आइटम रख दिया। 8 एपीआई को उन्होंने फ्रोयो 10 नाम दे दिया, 10 को जो है जिंजर ब्रेड। और ये एपीआई लेवल के हैं बेसिकली, नए फीचर्स ऐड अप होते हैं। नए फीचर्स ऐड अप होने के बाद उसके नए वर्जन को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और उनके कोई ना कोई नाम दिए जाते हैं और उसकी बेस पे उसको बताया जाता है। 2015 की ये टेबल है, 2015 तक ये डिटेल्स थी, उसके बाद अपडेट नहीं की। अब देख लो, अब तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया ही है उसके बाद किस तरह ये चला है। तो एपीआई लेवल 8 था, फिर उसके बाद 2.33 2.37 इनका नाम नए वर्जन है, इनका नाम जिंजर ब्रेड रखा गया। फ्रोयो था, उसके बाद जिंजर ब्रेड था, इससे पहले सॉरी ई था एक्लेयर। फ्रोयो से पहले एक्लेयर आया था, उससे पहले डोनाल्ड डक आया था, उससे पहले कप केक आया था। तो ये पिछले वर्जन थे, जो सी से कप केक था, डी से डोनाल्ड डक था, ई से एक्लेयर आया था, एफ से फ्रोयो आया था। तो इस तरह के वर्जन नाम थे। और उससे पहले वाले जो वर्जन थे 1 और 2 उनके नाम नहीं थे। 1.1 1.2 1. जितने भी थे। तो 1.8 का नाम था मेरे ख्याल से कप केक, 1.9 का था डोनाल्ड डक, 2 का था 2.1 का एक्लेयर था, इस तरह। फिर जिंजर ब्रेड आया, फिर आइसक्रीम सैंडविच आया 4.0। देखो ये सारे नाम, फिर ये जितनी वर्जन इनका नाम जेली बीन्स रखा गया था। ये कब आया 2012, फिर 13, फिर किट कैट आया 14, और फिर लॉलीपॉप आया। तो मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा उस टाइम यूज़ हो रहा था जेली बीन्स 2015 में, फेब 2015 तक। अब तो जाहिर बात है ये सारे जो है ना ऑब्सलीट हो गए। आज का कौन सा वर्जन है यार एंड्रॉयड का, किसी को पता है कौन सा वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का? क्लास, मुझे खुद से फिर जगाना सर पड़ेगा। 10 कौन सा है? 11 हाँ, 10 इसका 10 चल रहा है सर 10 10, हाँ जी 10 चल रहा है। इसका अभी तक इसका नाम नहीं रखा था। इससे पहले कौन सा था? 9 या 8 था सर। 9 का क्या नाम था? सर 9 9 का क्या नाम था, कोई याद नहीं है? पाए, पाए था ना एंड्रॉयड, देख लीजिएगा। ये भी आप अपने अपने मोबाइल के चेक कर सकते हैं आप लोग। मैं बताता हूँ आगे आपको आप कैसे चेक करोगे। फिजिकल होते तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैंने स्लाइड पे कवर अप किया हुआ है। तो अपने वर्जन चेक कर लेना है कि कौन कौन सा वर्जन है। पाई था, पाई से पहले कौन सा था? ओरियो था, फिर मार्शमैलो था, नगेट था, उससे पहले सर 9 गेट भी था, 9 गेट किसका था? सॉरी क्या कह रहे हैं? आराम से बोलें और एकदम से माइक अप बंद कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये सर इनके नाम रखे गए हैं गेस्ट न्यू वर्जन के साथ, ताकि लोगों को वर्जन याद ना रहे, उनके नाम याद रहे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, वेरिएशंस एंड डिवाइस कैपेबिलिटीज। कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होती है। अब वेरिएशन से क्या मुराद, फीचर्स होते हैं। डिफरेंट मोबाइल्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं और आप फीचर्स के बेस पे मोबाइल सेलेक्ट करते हो। सबसे पहले स्क्रीन साइज आपको पता है, उसकी डायमेंशंस क्या है, एक्स वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। बड़ी स्क्रीन साइज का हो तो आप, कई लोग बड़ी को प्रेफर करते हैं, कई छोटी को करते हैं। आजकल बड़ी स्क्रीन का कंसेप्ट आ रहा है, लोग ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग पावर, उसका मतलब कि जितनी आपको प्रोसेसर कितनी स्पीड का है।
फिर उसके डिफरेंट वर्जन होते हैं, स्नैपड्रैगन होता था, एक और होता था मोबाइल, डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाले आपके प्रोसेसर होते हैं, आप पूछते थे कौन सी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। रैम, ये तो आप लोग नॉर्मली देखते हो यार मोबाइल की रैम कितनी है, जितनी ज़्यादा रैम होगी आप उसको प्रेफर करोगे, सस्ता और ज़्यादा रैम वाले को। स्टोरेज की हार्ड ड्राइव कितनी है इसकी, मतलब कितना डेटा स्टोर कर सकता है। बैटरी लाइफ mAh में होती है, कितनी बैटरी की कैपेबिलिटी है। उसके बाद आपको बताया वो नेटवर्क कौन सा सपोर्ट करता है। GSM होता था, फिर एज आया, उसके बाद 3G और 4G, अब 5G की तरफ दुनिया मूव कर रही है। वाईफाई कैपेबिलिटीज है, ब्लूटूथ है, स्टेटस सपोर्ट है, ये तो ठीक है। वीडियो कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, GPS आपको पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज। ये नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जो लोग एंड्रॉयड में काम कर रहे हैं मुझे बताएंगे। एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, गैरियोस्कोप क्या होता है, बैरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, अच्छा डेडिकेटिंग गेमिंग कंट्रोल्स ठीक हो गया, प्रॉक्सिमिटी एंड प्रेशर सेंसर, थर्मामीटर ठीक है, एक्सीलरेटेड 200 एंड 3D एक्सीलरेटर ये ठीक है। ये तीन दरमियान में वर्ड लिखे हुए हैं, चार, एक्सेलेरोमीटर, गैरियोस्कोप, बैरोमीटर और मैग्नेटोमीटर। ये क्या होते हैं? हाँ जी, कोई बताना पसंद करेगा? किसी को कोई आइडिया? आप लोग काम कर रहे हो ना एंड्रॉयड में, FFP बना रहे हो, तो क्या होता है? अच्छा जी, खामोशी का मतलब नाम है, समझे। अच्छा, अब मोबाइल्स की आप लोगों ने देखा होगा कि आप मोबाइल को ऑटो ऑटो एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी स्क्रीन में वीडियो लगी होती है, जो भी आप वर्टिकल करते हो तो उसकी वर्टिकल पोजीशन में चले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हो तो हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो बेसिकली ये गैरियोस्कोप का काम होता है, जो आप उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, GPS आपको पता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग उबर क्रीम यूज़ करते हो। उबर क्रीम में क्या होता है कि आपकी गाड़ी कहीं से जा रही हो या आ रही हो, आप उसको गाड़ी को बुक करते हो, तो आप उसकी लाइव लोकेशन देखते हो, तो वो आपको लाइव लोकेशन बताता है कि यार इस जगह से मूव कर रहा है। लेकिन उसको सपोर्ट भी करता है, वो तो आपको पता चल गया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उसकी बाकी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सारी डायरेक्शन जो एक्सेलेरोमीटर होता है जो नोट डाउन करता है, उसको बता रहा होता है यार इस डिफरेंट डायरेक्शंस इसके मुताबिक आप इस जगह पे लाई कर रहे हो। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है ना GPS, उसको सपोर्ट करती है एक्सेलेरोमीटर। बैरोमीटर होते हैं इसी तरह, मैग्नेटोमीटर होते हैं जो कि आपकी टेम्परेचर को, सेंसर्स को, ये सारे करते हैं, ये डिवाइस के अंदर लगे होते हैं। IoT का नाम पता है ना, IoT क्या होता है क्लास? IoT पढ़ा होगा आप लोगों ने? हाँ जी, मैं क्वेश्चन करूँ मुझे आंसर करिएगा। जी जी, IoT क्या होता है? नहीं आई आवाज़, बच्चे की बोलने की आवाज़ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई और यार IoT का नहीं आइडिया? एक मिनट। नो सर। किसी को आइडिया नहीं है IoT क्या होता है? सर ये IoT बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना जिनमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं। हाँ जी, तो IoT से क्या होता है फिर? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं उसको। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ जी, इंटरनेट जिसमें आपके हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं, एग्जैक्टली। आपकी जितनी भी आजकल जो वर्ल्ड मूव कर रही है, आपके सिस्टम जितने भी होंगे ऑटोमेटिक होंगे और IoT बेस आ रहे हैं, जिसमें आपकी जितने भी आपके डेली रूटीन में जो भी सिस्टम है ना, उनके साथ एक डिवाइस अटैच की जाती है और उसमें प्रोग्रामिंग करके उसको ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है तो घर का लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब कि आप लोग कहीं चले गए हो, भूल गए हो घर का लॉक करना, IoT बेस उसके साथ डिवाइस अटैच होगी, आप जाके एप्लीकेशन को ओपन करोगे और वहाँ से उसको नेट के साथ कनेक्ट करोगे और वहाँ से दुनिया के किसी कोने में भी होगे, वहाँ से जाके उसको कमांड दोगे, घर का लॉक लग जाएगा। घर में आपकी जो, ये तो खैर बहुत पुराना प्रोजेक्ट हो गया कि स्मार्ट होम सिस्टम, जिसमें आप लाइट्स वगैरह को मेंटेन करते हो, हर लाइट के साथ आप कोई ना कोई अटैच कर देते हो इस स्ट्रैप के साथ, और उसकी लाइट ऑन ऑफ कलरिंग ये वो सारी, तो ये आसान लफ्ज़ है। फिर गाड़ी के अंदर IoT बेस आ गया सारे सिस्टम। इवन के अब तो गाड़ी के टायर के अंदर भी डिवाइसेस लगना स्टार्ट हो गई हैं, जो गाड़ी के अंदर एयर, टायर की एयर का बताते हैं, हवा कम है ज़्यादा है, टायर का फटने का खतरा है, ये चीज़ें भी आपको वहाँ से पता चल जाती है। गाड़ी में कोई हर जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके साथ भी आप IoT बेस अच्छी गाड़ियों में लगना स्टार्ट हो गए हैं, जो महंगी गाड़ी होती है, कि आपको हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट का वो आपको बता देता है कि यार ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो उसको कैसे आप उसको रिपेयर कर लो, मैकेनिक की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही जज करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली आपकी जो डिवाइसेज हैं IoT बेस है, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, गैरियोस्कोप वगैरह। तो ये आपके क्या करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, और आप उसको यूज़ करके इन डिवाइसेस को इस पे प्रोग्रामिंग करके इनको रियल टाइम आप
यूटिलाइज में लाते हो। टेम्परेचर आपकी जो होता है, थर्मोमीटर लगे होते हैं ये जो नीचे, जो आपकी क्या करते हैं, जिस एरिया में भी होते हैं आप वहाँ का सेंस कर रहे होते हैं टेम्परेचर और आपको शो करा रहा होता है। कुछ तो थर्ड पार्टी से ले रहे होते हैं सर्विसेज, और कुछ डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रही होती है वो ये सारा हो रहा होता है। डेवलपमेंट चैलेंजेस, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मेन चैलेंजेस ये हैं, आजकल इनको ओवरकम कर लिया गया है। नए नए वर्जन में बहुत सारे चैलेंजेस ओवरकम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको देखना पड़ता है कि वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस, कि डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनका लेआउट डिफरेंट होता है, कुछ का स्क्रीन बड़ी होती है, कुछ का स्क्रीन छोटी होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपने डेवलपमेंट करनी है। आपने ऐसे इंटरफेसेस बनाने हैं या एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है जो बेसिकली आपकी सारी डिवाइसेस के साथ रिलेट करें, कि जिस डिवाइस पे भी एप्लीकेशन ओपन हो वो उस पर उसी तरह ही एग्जीक्यूट हो, जो भी उसका स्क्रीन का साइज हो। स्क्रीन का साइज छोटा है तो उसको छोटी स्क्रीन में सारी एप्लीकेशन शो हो, बड़ा है तो बड़ी उसके मुताबिक बड़ी स्क्रीन के मुताबिक डिस्प्ले आए। तो ये बेसिकली एक चैलेंज आता है, उसको लेआउट्स मेंटेन करते हैं। लेआउट्स हम जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन्स, अच्छा ये वाला इशू जो है ना, ये वाला इशू स्टिल जो है ना परसिस्ट करता है कि आपका एक एंड्रॉयड जो है एप्लीकेशन बनी है अभी, एप्लीकेशन जो है ना एंड्रॉयड के वर्जन 10 में, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड अप हो गए हैं जो कि पुराने एंड्रॉयड वर्जन में नहीं थे। आप एप्लीकेशन बनाते हो, उसको रन करते हो किसी पुरानी किट कैट या जेली बीन्स के अंदर, अब क्या होगा, अब वो एप्लीकेशन वहाँ पे जो है ना उस पर नहीं एग्जीक्यूट होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे जो हार्डवेयर जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया या कुछ और डिवाइसेस होती हैं या कुछ और फैक्टर्स होते हैं या कुछ और नए फीचर्स ऐड अप हुए हैं उस वर्जन में, वो किट कैट में नहीं थे, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो ये एक वर्जन है एंड्रॉयड के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी एक ये है कि आप लोग जब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर बताते हो यार मिनिमम एसटीके और मैक्सिमम एसटीके के उसके मुताबिक एडजस्ट करते हो, तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन के हो जाता है, फिर इशू कम आता है। डिवाइस की कैपेबिलिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि यार डिवाइस के अंदर कुछ डिवाइसेज हैं जो बड़ी एडवांस वर्जन होती है, उसके अंदर बहुत से अंदर आईओटी डिवाइसेज लगी होती है जो ऑटो एडजस्ट करी होती है, और कुछ डिवाइसेज बहुत पुरानी होती हैं जिसके अंदर बहुत कम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं करते। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको डेवलपमेंट के टाइम हमें देखना होता है। यहाँ तक कोई इशू यार क्लास? अभी तक तो हम एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ तक कोई इशू? क्लास यस नो बोल दिया करो यार। नो सर। चलो गुड हो गया। अच्छा, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स। अब एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं? अच्छा, आप लोगों ने जावा पढ़ी है ना कि नहीं पढ़ी? बढ़िया सर। चलो गुड हो गया। मतलब कि मुझे इस कोर्स में ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। जावा भी पढ़ी आप लोगों ने, और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, तो फिर तो मसले की बात ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको ये स्लाइड्स देखोगे आपको हेल्प आउट होगा। तो चलो इसको हम आगे देखते हैं, तो फिर इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। जो जो हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे ना, फिर थोड़ी हम अपने आप को स्पीड अप करेंगे। अच्छा जी, ये इसका प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स हैं। लिनक्स कर्नल में आपको बता चुका हूँ कर्नल का क्या होता है। कम्युनिकेशन लेयर फॉर द अंडरलाइंग हार्डवेयर, जो कम्युनिकेट करता है आपके हार्डवेयर के साथ, लिनक्स का कर्नल होता है। और लिनक्स कर्नल लाइब्रेरीज एंड रन टाइम आर इनकैप्सुलेटेड बाय द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये होता है, ये जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, लिनक्स कर्नल समझ आ गया। लाइब्रेरीज क्या होती हैं यार? व्हाट इज लाइब्रेरीज? अगर आपसे कोई पूछे कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं तो क्या जवाब दोगे? हाँ जी क्लास। अच्छा, कोई क्वेश्चन मैं पूछूँ ना तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या होगा कि आपके जहन में जो भी चीज़ आती है उसको अंडरस्टैंड करने में, कंसेप्ट क्लियर करने में शायद आपको आसानी हो जाए। रियल टाइम में लाइब्रेरीज क्या होती हैं? आपकी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है कि नहीं? उसमें क्या होता है, आप लोग कोई कोर्स पढ़ रहे होते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड लाइब्रेरी में जाते हो, बुक को सर्च करते हो, उसको पढ़ते हो। उसके बाद आपको जो वहाँ पे जो इश्यू होता है वो आप उस टॉपिक को वहाँ से कवर अप कर लेते हो और आपको समझ आ जाती है। तो ये लाइब्रेरीज होती है। सेम यही चीज़ है
यही कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो जो आपका क्या नाम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसके बैक एंड पे जो आपके ना लाइब्रेरीज लिखी होती हैं, जो बेसिकली यही करती हैं कि जब आप कोड लिखते हो ना, कोड को लिखते हो और कोई कीवर्ड यूज़ करते हो, तो उसके बैक एंड पे क्लासेस लिखी होती हैं। उन क्लासेस को कॉल करता है और आपको हेल्प आउट करता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो इसके अंदर आपके सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज फॉर कॉमन फंक्शंस के लिए सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज है। सी प्लस प्लस आपने पढ़ी होगी, आपने EF में पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। उसकी लाइब्रेरीज यहाँ पे बिल्ट इन होती है पहले से। फिर इसी तरह रन टाइम VM एंड कोर जावा लाइब्रेरीज, क्योंकि हमने जावा में पढ़ना करना है। जावा की जो लाइब्रेरीज है ना, और वर्चुअल मशीन इसके अंदर होती है जो इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करती है। तो ये दोनों बेसिकली लेयर जो होती है ना, ये आपके IDE के अंदर जो होती है, जिसके ऊपर आप कोड लिखोगे, उसके अंदर पहले से ही इनकैप्सुलेटेड होती है, पहले से ही वहाँ पे लिखी होती है। आपने जस्ट क्या करना है, उनको कॉल करना है और उनको यूटिलाइज करना होता है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो हम यूज़ करेंगे, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपकी लाइब्रेरीज, ये रन टाइम लाइब्रेरीज जितनी भी जावा की, सी प्लस प्लस की कर्नल पहले से ही इंटीग्रेट होगा, जस्ट आपने कोड लिख के उसको कॉल अप करना है। उसके बाद आपका क्या होता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है, वो वाला फ्रेमवर्क जिसके ऊपर अपने कोड लिखना है। API विच अलाउ हाई लेवल इंटरेक्शन विद एंड्रॉयड सिस्टम। अच्छा, जो एंड्रॉयड के सिस्टम के साथ आपकी हेल्प आउट करता है, जो फ्रेमवर्क लफ्जी मानी सांचा होता है, जो सांचा, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, उर्दू में मतलब बता रहा हूँ कि आप कोई नट ओपन, किसी भी नट होता है या बोल्ट होता है, उसको ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, वो जो कीज़ होती हैं 10 नंबर की, 12 नंबर की, 14 नंबर की, जो नंबर उसके बोल्ट के साथ मैच करेगा नट के साथ, आप उसको उसके साथ एडजस्ट करते हो, फिर उसको ओपन करते हो। छोटी या बड़ी साइज़ का उसके साथ एडजस्ट नहीं होता, कभी भी आप ओपन नहीं कर सकोगे। सेम एज इट इज़ यही है कि यहाँ पे आपके फ्रेमवर्क के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, और सारी जितनी भी आपकी बैक एंड पे, रन टाइम पे कोर जावा लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज के साथ आपका फ्रेमवर्क जो होता है, जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो उसके साथ हेल्प आउट करता है, उन लाइब्रेरीज को कॉल करता है, उसके रिस्पॉन्स में उसको एग्जीक्यूट करता है। तो वो सारा आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है। और एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन जिसपे आपने, जो आप सारे एंड पे जो भी आप FIP में काम कर रहे हो, वो सारी एप्लीकेशन जो बना रहे हो, वो सारी आपकी वो लेयर होती है जिसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। Android developer typically work with these two layers to create Android apps. कि आपने Android Studio को यूज़ किया और उसके ऊपर अपने ऐप बनाई, तो वो इन ऐप लेयर में काम होता है। अब मुझे क्लास Android प्लेटफॉर्म कंपोनेंट समझ आ गई? हाँ जी, Yes, sir. फिर मुझे बताओ ना यार, कितनी लेयर्स हैं Android प्लेटफॉर्म की, फ्रेमवर्क की कितनी लेयर्स हैं? अभी बताया है, थोड़ी रिवीजन करते हैं। अभी आपका एज अ टेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि आपको चाह याद रह जाए, भूलो ना। तो कितनी लेयर्स हैं जी एंड्रॉयड की फ्रेमवर्क की? अभी बताइए, ये 4 लेयर है ना। पहली लेयर जो आपकी कर्नल है, लिनक्स कर्नल का। दूसरी लेयर है जिसमें आपकी चला सर. लाइब्रेरीज, जी, दूसरी जिसमें आपकी लाइब्रेरीज होती हैं जावा की, सी प्लस प्लस की। तीसरा आपका जो है फ्रेमवर्क है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। चौथा जो है आपकी एप्लीकेशन लेयर है, जिसमें आप एप्लीकेशन ड्रॉ करते हो। तो ये बेसिकली आपकी 4 लेयर्स हैं, लिनक्स कर्नल है, लाइब्रेरीज और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशंस। हम जो हमारा कंसर्न इन 2 लेयर के साथ होगा, टॉप वाली। नीचे वाली लेयर्स ऑलरेडी जो भी हम IDE इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर बिल्ट इन होगा, सिर्फ पता होना चाहिए ये कैसे होती है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स के अंदर आप लोगों ने, खैर ये अब तो और भी बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी एंड्रॉयड के अंदर पहले बिल्ट इन है। तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कंटेंट सेवरल डिफॉल्ट एप्लीकेशन लाइक ईमेल क्लाइंट, SMS फ्रेगमेंट्स आपको बने होंगे, देखे होंगे, कैलेंडर, मैप्स, ब्राउजर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह की आपको ऑलरेडी बनी बनाई आपको टेम्पलेट्स उसके अंदर रखी होती हैं। जस्ट आप उनको कॉल करके या उनको अंदर अपनी मुताबिक कस्टमाइज करके यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह के फ्रेमवर्क आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये सारे फ्रेमवर्क जावा लैंग्वेज है, आज अब तो कोटलाइन भी आ गया है। किसी को आइडिया है कोटलाइन लैंग्वेज भी एक जो है ना, वो भी यूज़ होती है इसके अंदर। लेकिन पहले जो है वो जावा थी। जावा को जो है जब ये एंड्रॉयड बना था तो उसके लिए जावा यूटिलाइज होती थी। तो हम इसको जावा के ही लेके चलेंगे, जावा आपने पढ़ी हुई है। अब इसमें 2 लैंग्वेज डिफरेंट यूज़ होती है, कोटलाइन ज़्यादा ईजी है बल्कि।
एंड्रॉयड फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आपको बता चुका हूँ, क्रिएट ऑफ एपीआईज विच अलाउ हाई लेवल इंटरेक्शन होती है, मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग नॉन कोड, ये हमने जो ऊपर देखा, enabling application to access from other application or share data, providing user interface components, कि जितनी भी आपकी डेवलपमेंट के रिलेटेड होगा, जितनी भी आपकी मेंटेनेंस होगी, जितनी भी आप एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो उसका सारा जो है ना मैनेजमेंट जो होती है वो फ्रेमवर्क के अंदर होती है। तो जो लाइफ साइकिल जो है एप्लीकेशन का, कि कैसे स्टार्ट करनी है, पहले क्या होगी, स्प्लैश स्क्रीन क्या होगी, होम पेज क्या होगा, फिर कैसे हम इसको ड्रा करके आगे लेके जाएंगे, और किस तरह इसका फ्लो होगा, कैसे इसने ओपन होकर चलना है। फिर एनेबलिंग करती है एप्लीकेशन टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन और शेयर देयर ओन डेटा, कि एनेबल करती है, आप शेयर भी डेटा करते हो ना, ब्लूटूथ के थ्रू करते हो, जो मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कनेक्ट करती हैं नेटवर्क के साथ, वो बेसिकली सारी आपके यहाँ पे काम हो रही होती है। ठीक है जी, लाइब्रेरीज में आपको बता चुका हूँ, एग्जांपल दी है रियल टाइम एग्जांपल की। तो include a set of C and C++ libraries used to component of Android system exposed to developer through a Android application framework. एक्सपोज की जाती हैं, एक्सेस किया जाता है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के थ्रू। नीचे इसके जो होता है ना, लाइब्रेरीज के बाद क्या होता है, एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है उसके थ्रू इसको एक्सेस करके यूटिलाइज किया जाता है। आपके रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, ऑडियो, वीडियो जितनी फॉर्मेट है वो C++ की लाइब्रेरीज में लिखी हुई हैं, उनको एक्सेस किया जाता है। सिस्टम की डिस्प्ले जो होता है 2D 3D 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशन जो उसका डिस्प्ले होता है वो भी इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। वेब किट लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल, अच्छा आपकी एप्लीकेशन अगर ब्राउजर में कहीं उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, ब्राउजर से कुछ डेटा फेच कर रही है, ये रिस्पॉन्स कर रही है, वो सारी इसके अंदर लाइब्रेरीज के अंदर लिखा होता है। फ्री टाइप लाइब्रेरीज में अच्छा फॉन्ट सपोर्ट और फ्री टाइप कुछ लाइब्रेरीज, आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, आप खुद से भी लाइब्रेरीज लिख सकते हो, आप खुद से एपीआईज बना के उनको कॉल कर सकते हो, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप कुछ भी बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हो। SQLite are relational database that is available on the device, और SQLite का जो आपका डेटाबेस है वो भी लाइब्रेरीज के उनको मैनेज कर रही होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। SQLite का क्या होता है यार, जो एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, जो FIP कर रहे हैं यार, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, SQLite क्या होता है? हाँ जी क्लास, मैं आपकी रिवीजन करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा रहा आपको। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप आंसर करने के काबिल हो जाओ। सर एसक्यूएल तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ना जी, और लाइट सर क्या है? जो मोबाइल की अपनी डेटाबेस होती है शायद वो मोबाइल की शायद नहीं, बिल्कुल वही होती है। हाँ बोला क्या नहीं, देखो आप बिल्कुल आंसर सही करते हो, शायद बोलने से हिचकिचाते हो, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है। बोलो, क्रॉस सेशन करो, मजा आएगा। मुझे टीचर मत समझना यार, मिलोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको कोई बड़ा बाबा शाबा नहीं हूँ, आपकी तरह ही आप इतना ही दिखने में लगूंगा। तो इजी, ओके, पढ़ो, बताओ आंसर। अब जो मुझे आप आंसर कर रहे हो ना, अब भूलोगे नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे जो आंसर सही देगा उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, तो वो फिर इंशाल्लाह उसको अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वो फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स भूलेगा नहीं। एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है। SQLite बेसिकली जो मोबाइल के अंदर अपनी डेटाबेस होती है उसको बोला जाता है। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल क्या होती है, जो डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्म में होती है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो ये SQLite आपकी रिलेशनल डेटाबेस है जो मोबाइल के अंदर होती है। ये छोटी सी डेटाबेस है, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा थोड़ा सा स्टोर कर रही है रन टाइम पे, तो उसके लिए आप SQLite यूज़ करो, मोबाइल का अपना जो है डेटाबेस। लेकिन आपकी कोई एप्लीकेशन है जो फुल फ्लैज एक डेटाबेस को मैनेज कर रही है, तो फिर आप एक्सटर्नल डेटाबेस बना लो, वे SQL मैनेजमेंट कर लो या Oracle पे कर लो, जितने भी आप उनमें से कोई भी टूल यूज़ करके वहाँ पे कर सकते हो। SQLite जो इसकी अपनी डेटाबेस होती है मोबाइल के अंदर जो सपोर्ट करती है, वो डिवाइस के अंदर होती है, अवेलेबल अंदर लिखा हुआ है ऑन द डिवाइस। तो वो जो आपकी होती है मैनेजमेंट, उसकी सारी लाइब्रेरीज करती है। अच्छा, रन टाइम कॉल, जावा लाइब्रेरी, पोस्ट और फंक्शनलिटी विल कॉल, बहुत सारी जो आपकी जावा की लाइब्रेरीज आपको किस किस में हेल्प आउट करती हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर आपने कोर्स पूरा पढ़ा है, पूछूंगा कि नहीं, आपको पता होगा कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट, उसके अंदर जितने भी आपके एल्गोस लगे होते हैं वो मैनेजमेंट जावा की लाइब्रेरीज में होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे इसमें मैनेज होते हैं, फाइल एक्सेस सिस्टम इसमें होता है, नेटवर्क एक्सेस इसमें होती है, ग्राफिक्स जो आपकी ग्राफिक्स होती है ना, जो पिक्चर्स क्वालिटी है, वो पिक्सल को मैनेज करना, वो सारा इसके अंदर होता है। इसके अंदर और भी सारी, ये सारी जो है ना जावा सपोर्ट करता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स, आपका जावा जब आप लिखते हो तो बेसिकली आपकी एपीके तक जो होती है, इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो, कैसे काम करता है। अच्छा, एंड्रॉयड रन टाइम है प्लेटफॉर्म, पहले आपका डेलवेक यूज़ होता था, 2.4 4.4 जो किट कैट था, आई थिंक
4.4 है, वहाँ तक आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ होता था उसको हम डेलविक कहते थे, सॉरी प्लेटफॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, 4.54 के बाद के वर्जन में इन्होंने आपका प्लेटफॉर्म को शिफ्ट किया, नए फीचर्स ऐड किए, एक वास्ट शिफ्ट आया जिसकी वजह से इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, एंड्रॉयड रन टाइम। रन टाइम पे जो है इसका नाम रखा है, वो जो रन टाइम पे एग्जीक्यूशन होती है, तो वो वाला प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। पहले डेलवेक यूज़ होता था, तब ये होता था डेलवेक यूज जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के। अब जब कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड करता था, और ये रन टाइम पे एग्जीक्यूशन करता है। बेसिकली इसमें कुछ फीचर्स ऐड अप करके इसको नाम ART दे दिया। 5.0 ऑनवर्ड यूज AOT है, एंड्रॉयड रन टाइम जो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन होती है। तो ये दो प्लेटफॉर्म थे, डेलवेक जिसने रिप्लेस किया ART को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्किटेक्चर इनके नाम चेंज हुए, इसकी जरूरत चेंज हुई। अच्छा होता क्या है, आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी, यकीनन जावा में आपको याद है, आप जब भी कोड लिखते थे, अगर आपने नोटपैड में कोड लिखा होगा तो आप लिखते थे उस क्लास का नाम, जो भी क्लास लिखते थे डॉट जावा करते थे, ऐसा ही है। फिर उसको जब आप कंपाइल करते थे तो उसके ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में एक डॉट क्लास के नाम से एक फाइल बन जाती थी जो उसकी क्लास बना देती थी। फिर उसके बाद आप जब उसको एग्जीक्यूट करते थे जावा क्लास के नाम से, तो क्या करती थी, उसको एग्जीक्यूट करके आपको कोड प्रेजेंट करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे डेक्स फाइल में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल एग्जीक्यूशन जो होती है एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में करता है, तो उसको फिर उसके बाद डेक्स फाइल में करता है। ये आपकी जो है ना कोड लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जब आप इसको फाइनल जब अपलोड करने के लिए जाते हैं, APK एंड्रॉयड प्रोडक्ट की, जो आपकी इंडिविजुअल की होती है, जो आपकी एक किस्म की अथॉरिटी होती है कॉपीराइट्स के लिए, वो एक जनरेट होती है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए आप करते हो, ELF एक्सटेंशन से एक फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट्स, ये लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल जो फाइल होती है ना आपकी एंड्रॉयड की, आपकी ऐप की, वो आपकी जो है ना फाइनल होती है, जो सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड के अंदर होती है। आप जब अपलोड करते हो प्ले स्टोर पे, तो आप उसकी APK देते हो, APK उसके देते हो, ये आपकी अथॉरिटी देती है, यार ये आपकी ऐप है, ये आपके क्रेडेंशियल है, कॉपीराइट नहीं हो सकता। और उस APK को फिर आगे वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर डिवाइस के अंदर एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फाइल फॉर्मेट आता है, जो आपकी उसको रन करता है, और रन करने के बाद स्टोर करने के बाद आप उसके फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसको जो है ना अगर मज़ीद और पढ़ना चाहो तो ये मैंने लिंक दी है विकीपीडिया पे, एंड्रॉयड रन टाइम पे, जो आपका ये प्लेटफॉर्म, इसको और डिटेल में देख सकते हो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली इसको मैं, क्योंकि पता होना चाहिए, जैसी सी बात आप डेवलपमेंट कर रहे हो, FIP बना रहे हो, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए यार, पीछे कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है, फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, कैसे काम होता है, लाइब्रेरीज कौन सी हैं, कौन सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज हमारी ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है, कौन सी हमारी लाइब्रेरी जो है हमारी मेंटेनेंस होती है, डिवाइस की मैनेजमेंट के लिए होती है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अच्छा जी, ये ART वर्सेस डेलवेक प्रोसेस में आपको बता चुका है। रिसोर्स कोड जो लिखते हो आप जावा में, उसका भी हमने बताया कि डेक्स फॉर्मेट में चेंज होता है जब क्लास करते हो सोर्स कोड को, और उसके बाद जिप होता है तो वो APK फाइल हो जाती है, APK फाइल अपलोड हो जाती है। उसके बाद उसको इंस्टॉल जब डिवाइस में करते हो तो सोर्स और नेटिव कोड में जो आपकी ELF फाइल आती है, बेसिकली आपकी इसमें भी आती है, डेलवेक में भी आती है, और ये आपकी ART में भी आती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली एक तरह ही काम करते हैं डेलवेक और नेटिव, और ART नेटिव है। तो इसकी डिफरेंट ये है कि बेसिकली फ्लो वही है, सेम है, इसी तरह आपकी सोर्स फाइल आती है, उसी तरह फ्लो में लेके चलते हैं, उसी तरह एग्जीक्यूट होते हैं। लाइब्रेरीज दोनों में उसी तरह यूज़ होती हैं, डेलवेक में भी देखें आपको लाइब्रेरीज नेटिव और ART में, और उसी तरह आपकी ART में भी होती है। तो इसमें ऑडेक्स फाइल होती है बस, इन फाइल डिफरेंस, और इसमें ELF फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फाइल। तो पुरानी जितनी भी आपकी ऐप्स होंगी, अगर आप लोग देखो, जो API है आजकल तो स्लीट हो गई है, नए डिवाइसेस में उसके फीचर्स तो इतने काम ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे 2012-13 की कोई ऐप, तो वो ओडेक्स फाइल होती है, वो ओडेक्स फॉर्मेट को फॉलो करती है, ये ELF फाइल को फॉर्मेट करते हैं। ये डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट है। अब जितने भी नए एंड्रॉयड वर्जन है वो ELF फाइल को फॉलो करते हैं, फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाकी डिफरेंस वही है, उसी तरह आपका फ्लो आता है। अच्छा, इसके बाद हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं, लिनक्स कर्नल, जो कम्युनिकेशन करता है लेयर फॉर अंडरलाइंग हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कराता है। डिवाइस ड्राइवर सारे मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट होती है। ये आप लोगों ने एंड्रॉइड सिस्टम में पढ़ा होगा, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी की कैसे मैनेजमेंट होती है, कैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, डेटा स्टोरेज करने के लिए कौन सी करनी है, फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करना है। फिर प्रोसेस,
मल्टीपल आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है या मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर मल्टी थ्रेडेड आपका एग्जीक्यूशन हो रही है, तो वहाँ पे आपने कैसे इसको मैनेज करना है, वो सारी मैनेजमेंट जो होती है प्रोसेस की, कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा रेडी स्टेट में होगा, कौन सा एक्टिव स्टेट में होगा, कौन सा डिस्ट्राइव मोड में होगा, कौन सा वेटिंग स्टेट में होगा, कौन से प्रोसेस को क्रिएट करना है, किस सीक्वेंस में करना है, हर प्रोसेस की प्रायोरिटी मैनेज करना, वो सारी आपकी कर्नल करता है और नेटवर्क्स के साथ आपको लिंक अप करता है। नेटवर्क्स आपका फिजिकल जो आपकी डिवाइस केबल्स वगैरह हैं या वेव्स की फॉर्म में डेटा को शेयर करता है किसी आगे राउटर को, तो वो सारी मैनेजमेंट लिनक्स के अंदर होती है। चलें जी, यहाँ तक तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब इसको उन्होंने डिवाइस इसको लिख दिया है कि यार ईमेल क्लाइंट एसएमएस प्रोग्राम जितने भी लिखते हो एप्लीकेशन में आ जाता है। एक्टिविटी मैनेजमेंट, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यहाँ पे आती है। डिस्प्ले वेब किट और वेब लाइब्रेरीज यहाँ मैनेजर होती हैं। को जावा लाइब्रेरीज यहाँ पे, ड्राइवर की मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे होती है। तो ये इसकी समरी बता दी आप, जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी तक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स, उसको समरी ये इस डायग्राम के अंदर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू यार होना चाहिए यार, कोई इशू नहीं है। मैं बोले जा रहा हूँ पढ़ाई जा रहा हूँ। क्लास नो सर। देखो से यार क्लास में कितने 19 लोग बैठे हैं, सारे एक्टिवली हैं कि नहीं? नो सर, कोई इशू नहीं है। चलो ये तो सर एक्टिव है। 110 है क्या नहीं है क्लास में? 110 देख लो, पहला बंदा ही एक्टिव नहीं है। 110 यस नो में जवाब तो दो यार। नहीं है। 112 यस सर। चलें ये क्लास में आपको समझ आ गई है? अच्छा क्लास में लड़कियां भी हैं और जी सर, बिल्कुल समझ आ गई है। गर्ल्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। 115 115 क्लास में है? यस सर। अच्छा है, चले 121 तो हाँ आंसर एक्टिव करते बच्चे। आप लोग यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते ये अपने? प्रेजेंट। आप लोग अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने यहाँ पे नाम वगैरह नहीं लिख सकते कि जो आपकी यहाँ आईडी शो हो रही है? मैं यूनिवर्सिटी ने आपको एलोकेट किया है, पॉसिबल नहीं है। चले 1 2 3 यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है तो शायद नाम नहीं आता सर। यस सर, 1 2 3 सर। 1 2 3 गुड। सर अटेंडेंस ले ली सर, फोन बंद होने वाले सर, आउट ऑफ क्या होने स्टेशन वाले? में। फोन क्या बंद कह होने रहे वाले आउट ऑफ स्टेशन सर, अटेंडेंस ले रहे सर। हैं? अटेंडेंस में फोन स्क्रीनशॉट बंद ले हो लो सर। यार, ये जी तो जी आपको सर, फोन क्लास की बंद होने वाला कोऑर्डिनेटर है। को। चले मैं पहले अटेंडेंस ही ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन एक्टिव है। 110 नहीं है, इसके अलावा अभी तक ठीक जा रहे हैं। 124 124 है कि नहीं? प्रेजेंट सर। अच्छा 129 129 है मेरे ख्याल से। यस सर, 129 प्रेजेंट। हाँ ये चलो खान 145 ऐसे नहीं रखते करते। 132 140 सर। प्रेजेंट सर। 132 प्रेजेंट सर। ठीक है। 140 भी प्रेजेंट। 141 141 ठीक है। 143 140 सर। जी 140 आप बोल जाओ। प्रेजेंट सर। 143 143 है? प्रेजेंट सर। ठीक हो गया जी। बस नो एक सर। 110 नहीं है, बाकी सारे हैं ऐसे ही है। 110 आप एक मिनट अटेंडेंस ले ली।
मैं एक आपकी अटेंडेंस लेके आता हूँ स्टूडेंट वेट कर। अच्छा जी, सलमान है क्लास में? सलमान, चलिए अटेंडेंस मैंने ले लिया है। सलमान क्लास में है? सलमान अरशद? नहीं है ना? अच्छा जी, चलें यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लास? आई थिंक आगे मूव करें। नो सर। आगे मूव करें फिर। क्लास एंड कितने बजे होगी? 12:30 तक टाइम है, ठीक है, अभी तो काफ़ी है। सर ब्रेक ले लेना सर, 10 मिनट की नाश्ता करना सर। ब्रेक आपकी इस क्लास में है? इस 5 मिनट की ब्रेक थी मेरे ख्याल टाइम टेबल में। चले यार, हो आए यार, 12 बजे स्टार्ट करते हैं। मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो 12 बजे आप लोग आना, ओके स्टार्ट करेंगे। दूसरी क्लास की अटेंडेंस बाद में होगी, 2 क्लासेस ओके है, सर। ठीक है, ओके। सर लीव कर दें 12 बजे फिर कर लें ज्वाइन। ना करें लीव, बेशक कोई इशू नहीं, अपने माइक ऑफ करके चले जाएं, 12 बजे तक आ जाए। ओके सर।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, किधर गए हैं बाकी? क्लास 19 लोग थे, 12 रह गए। ये तो गलत बात है यार। यस सर, इधर ही है। 11 लोग रह गए हैं, 12। तो मैंने आपको पहले कहा यार, मेरे साथ चलोगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। बाकी ग्रुप में मैसेज कर दें, क्लास स्टार्ट होगी दोबारा से आ जाए, ठीक है? चलिए, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? चलिए जी, एंड्रॉयड के हमने फ्रेमवर्क तो देख लिया, फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं आगे यार, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। एंड्रॉयड बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स का लफ्जी मानी क्या होता है आपको पता है? अगर इनको हम डिवाइड करें, बिल्डिंग क्या होती है और ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो बिल्डिंग एक इमारत होती है जो कि बेसिकली ब्लॉक से मिलकर बनती है। तो छोटे छोटे ब्लॉक मिलके एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। सेम लाइक दिस, एंड्रॉयड के लिए भी कुछ छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, जो मिलके आपकी पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके हम ब्लॉक्स की तरफ देखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है आपके ऐप कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, जो आपके ऐप के कंपोनेंट्स हैं उसके एसेंशियल कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स कंपोनेंट्स होंगे जो कि 4 होते हैं। उन चारों को हम वन बाय वन देखते हैं आज, कौन कौन से हो सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ईच कंपोनेंट इज अ डिफरेंट पॉइंट थ्रू विच द सिस्टम कैन एंटर योर ऐप। हर कंपोनेंट जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे होता है, आपके ऐप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायमेंशंस को कवर अप करता है। डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू आप उसको यूटिलाइज करते हो, और उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि आपको हेल्प अप करती हैं एंड्रॉयड को यूज़ करने में। अच्छा, 4 डिफरेंट इसके टाइप्स हैं ऐप कंपोनेंट्स के, जिसमें आपकी आ जाती है एक्टिविटीज़, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ का आपको पूरा एक टॉपिक है, हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को कॉल करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने एक्टिविटीज़ में देखी। उसके बाद आपका एक होता है सर्विसेज, जो बैकग्राउंड में आपकी यूटिलाइज होती हैं। जो आप कोई काम कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में उसको हम कॉल करते हैं, ये यूटिलाइजेशन वगैरह होती है। कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट रिसीवर। कंटेंट प्रोवाइडर जो आपको कहीं से आप डेटा को फेच करके यूटिलाइज कर रहे होते हो, या डेटा को यूटिलाइजेशन होती है। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो आपको मैसेजिंग शेयर होती है, जिसको वन बाय वन हम देखते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? अ सिंगल और एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन विद यूजर इंटरफेस। आपके सामने जो आप वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट के अंदर आप लोग कहते हो कि यार ये एक इंटरफेस है, जो कि आप आसान लफ्जों में बोलो तो आप HTML में जो कोड लिखते थे वो आप सारा आपका होता था इंटरफेस। सेम लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे XML में कोड, वहाँ पे आप HTML होती थी, यहाँ पे XML में लिखेंगे। XML के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको शो कराने के लिए हमने जो यूज़र को शो होगा, जो स्क्रीन का पार्ट या XML का पार्ट, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी आप कह सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस को बोलेंगे कि जो आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक एक्टिविटी की डायग्राम है। नीचे ईमेल ओपन हुई है, तो आपकी ये सेम एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी है जिसको आपको सोशल प्रमोशनल अपडेट्स वाले सारी ईमेल शो हो रही हैं। उसके बाद नीचे जो आपकी प्राइमरी ईमेल्स हैं वो सारी शो हो रही हैं।
यहाँ पे उन्होंने देखो 2 ईमेल्स को सिलेक्ट किया है, तो उनको वो भी बेसिकली सेम एक्टिविटी के अंदर ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये एक आपकी एक्टिविटी है जो आपको शो होती है सामने। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि ऐप फॉर एग्जांपल ईमेल ऐप माइट हैव वन एक्टिविटी दैट शोज द लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स, अनदर डिलीटिंग ईमेल्स। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हमारे पास एक ही लिस्ट शो हो रही थी, लिस्ट व्यू शो हो रहा था हमारे ईमेल्स का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पूरी ईमेल ओपन हो जाती है। जो ईमेल ओपन हो रही है ये हम बेसिकली दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट हो गए। तो ये आपकी 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक ये एक्टिविटी है और एक ये एक्टिविटी है। एक ये इंटरफेस है जिसमें आप लिस्ट व्यू में सारी ईमेल शो हो रही हैं, और एक आपके पास फुल फ्लैज ईमेल शो हो रही है। जब क्लिक करते हैं किसी एक ईमेल को तो वो ईमेल ओपन होती है जेम्स कॉरी की जो भी है यहाँ पे। तो वो वाली ईमेल आपके सामने शो हो रही है और वो इस ईमेल को रीड आउट कर रहा है। तो ये आपकी एग्जांपल है कि आप 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान कैसे सेम एक्टिविटी ऊपर और 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़। आसान लफ्जों में एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे? जो आपके सामने इंटरफेस होगा ऐप का, उसको हम एक्टिविटी बोलेंगे। सही हो गया क्लास? ओके क्लास? यस सर। यस अच्छा जी। अच्छा, एक्टिविटी हम कह रहे हैं आपका इंटरफेस हो सकता है। अच्छा, अ डिफरेंट ऐप कैन स्टार्ट एनी वन ऑफ दीस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल अनदर ऐप कैन स्टार्ट द एक्टिविटी इन ईमेल ऐप दैट कंपोज न्यू ईमेल। अच्छा अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मोबाइल के अंदर जब कोई वीडियो चलाते हो तो आपसे पूछता है कि यार कौन सा वाला आपने वीडियो प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है। बिल्ट इन भी होता है, कोई आपने अलग से ऐप की है वो वाली करनी है, या ऑनलाइन कोई आप ब्राउज़र का कोई आप वीडियो प्लेयर यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपसे ऑप्शन पूछता है। ऑप्शन पूछता है तो आप ऑप्शन जिस पे क्लिक करते हो तो वो क्या करते हैं, उस वो वाला वीडियो प्लेयर को में वो वीडियो प्ले कर देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे इसके एग्जांपल है कि आप ईमेल ओपन कर रहे हो, तो ईमेल ओपन करने के बाद आपसे पूछता है यार ड्रॉपबॉक्स में ओपन करना है या जीमेल में ओपन करनी है। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो आप क्या कर रहे हो, उस ईमेल की उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हो। तो अब डिफरेंट ऐप कैन बी स्टार्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी से आप दूसरी पूरी फुल फ्लैज ऐप भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल आप देखो डायग्राम में, तो ईमेल ओपन करने के लिए ड्रॉपबॉक्स की अलग से ऐप है और जीमेल की ऐप अलग से है। जिस पे क्लिक करोगे वो वाली ऐप स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह भी आप कर सकते हो कि एक एक्टिविटी से ऐप्स भी ओपन हो सकती हैं। इसके पीछे इंटेंट लगता है, इंटेंट क्या होता है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। अच्छा, पहला पार्ट था बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्टिविटीज। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? Services is a component that runs in the background to perform long running operations. आसान लफ्जों में जो बैकग्राउंड में आपकी सारी वर्किंग हो रही होती है वो सारी आपकी सर्विसेज होती है। सर्विस डज नॉट प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। सर्विस का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती जो आपको शो होती है, बल्कि बेसिकली वो बैकग्राउंड में ही आपकी एग्जीक्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल प्ले म्यूजिक इन द बैकग्राउंड व्हाइल द यूजर इज इन डिफरेंट ऐप और इट माइट फेच डेटा ओवर द नेटवर्क। इसकी एग्जांपल क्या है बैकग्राउंड की? एक तो उन्होंने बताया कि यार आप ऑडियो सुन रहे हो, साथ में आप कोई और गेम भी खेल रहे हो या जो भी कर रहे हो मोबाइल के ऊपर। ऑडियो आपकी एक प्लेबैक सर्विस है जो चल रही है, एक सर्विस है जो पीछे एंड्रॉयड सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और आप काम किसी और पे कर रहे हो, एक्टिविटी किसी और की यूज़ कर रहे हो। या इससे भी बेस्ट एग्जांपल जो इन्होंने बताया कि यार जो आपका नेटवर्क के ऊपर आपको डेटा जो शो हो रहा होता है ना, कि यार इस टाइम कितनी स्पीड है इंटरनेट की, तो वो बेसिकली आपकी बेस्ट एग्जांपल है सर्विसेज की। या डेटा डाउनलोड हो रहा होता है बैकग्राउंड में, वो भी आपकी सर्विसेज की एग्जांपल है, जिसका इंटरफेस नहीं होता बल्कि बैकग्राउंड में आपकी जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है किसी भी फीचर की या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही होती है, उसको हम सर्विसेज बोलेंगे। सर्विसेज और एक्टिविटी में किसी को कोई इशू? क्लास? हाँ जी, ओके। खामोशी का मतलब, चलो मैं यस सर। पूछूंगा, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है? तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है कंटेंट प्रोवाइडर, जो मैनेज अ शेयर सेट ऑफ ऐप डेटा। कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, जो ऐप का डेटा शेयर कर रहा होता है या इन कंट्रेरी जो डेटा को फेच कर रहा होता है किसी वेबसाइट से। डेटा की शेयरिंग या उसके कंट्रास्ट में अगर बात करें, या डेटा को फेच करना किसी भी वेबसाइट से, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर होता है। एंड्रॉयड कंटेंट प्रोवाइडर के आपकी एप्लीकेशन किसी को डेटा शेयर कर रही है तो नाम से समझ आ रही है कि किसी को कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। ऐसी ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एप्लीकेशन के अंदर, कि आप एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस यूज़ करते हो, बैकग्राउंड सर्विसेज यूज़ करते हो, उसके बाद आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ email, in the form of
वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स, किसी भी तरह से आप डेटा शेयर करते हो। यू कैन स्टोर द डेटा इन द फाइल सिस्टम एंड SQLite database on the web or any other persistent storage location your app can access. Through the content provider, other apps can query or even modify the data if the content provider allow it. अब क्या है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसका मोबाइल व्यू बनाया हुआ है अपनी, या उसकी ऐप बनाई हुई है आप लोगों ने एंड्रॉयड की ऐप। अब दोनों का डेटाबेस जो है ना कॉमन है, सेम जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है, जो वेबसाइट से भी जो सर्विसेज यूज हो रही हैं, जो आपकी ऐप में भी यूज हो रही हैं। अब हो क्या रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है वो डेटाबेस में सर्च कर रही है, सेंड कर रही है, आप भी कर रहे हो, कोई नई ऐप आ रही है वो एक्सेस करना चाह रही है आपके डेटाबेस को, तो अगर आपने उसको एक्सेस किया है, आपको अलाउ किया है, तो वो भी आपकी कंटेंट को एक्सेस कर सकेगी। तो इस तरह आपकी ऐप उसको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इस तरह इसको कंटेंट प्रोवाइडर भी बोला जाता है। तो आपका डेटा की फेचिंग, स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, उसको अपडेटिंग, अल्टरिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, जितनी ऑपरेशन है ये भी कंटेंट प्रोवाइडर में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एंड्रॉइड सिस्टम प्रोवाइड अ कंटेंट प्रोवाइडर दैट मैनेज द यूजर कंटेंट information. As such, an app that with the proper permissions can query part of the content provided to read and write information about the particular person. कि आपकी क्या है कि आप एंड्रॉइड सिस्टम है जो प्रोवाइड कर रही है कंटेंट प्रोवाइडर, यूजर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप किसी को शेयर कर रहे हो। अब क्या है, आप लोगों ने उसको अलाउ कर दिया है, तो अब आपकी ये ऐप से या आपको एक्सेस करके आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकती है। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने शेयर की हुई है अपनी ऐप के थ्रू, तो अब वो क्या है, वो एग्जाम्पल है कंटेंट प्रोवाइडर की। इस तरह आप जो फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड पार्टी से वेदर का डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो वो वेबसाइट आपके लिए एज अ कंटेंट प्रोवाइडर है, आप उसको वेदर के डेटा को एक्सेस करके अपने डिवाइस के ऊपर शो कर रहे हो, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कंटेंट प्रोवाइडर की। चौथा हमारा बिल्डिंग ब्लॉक था ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होते हैं, जो कि आपके रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी अनाउंसमेंट के अगेंस्ट। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, आप लोग देखते हो कि न्यूज़ चैनल देखते होगे, एग्जांपल इसके अगर दूँ आसान सी एग्जांपल, तो न्यूज़ चैनल की एग्जांपल अगर आती है, उसमें क्या होता है कि वो जियो न्यूज़ या फॉर एग्जांपल ARY न्यूज़ लगी हुई है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग कर रही है अपने जितने भी न्यूज़ हैं, और जो भी उस चैनल पे जाता है, उसकी चैनल नंबर केबल से जाके अपने टीवी से ऑन करता है, तो उस नंबर पे जाके उसको सारे वो मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसको वॉच करते हो, तो आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसको ब्रॉडकास्ट के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिंग। इसी तरह एंड्रॉयड के अंदर अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज अ कंपोनेंट दैट रिस्पॉन्ड टू द सिस्टम वाइड ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट। कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है, जो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्स करता है सिस्टम को वाइड ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट, कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है कि यार आपके स्पेसिफिक लोकेशन या जितनी भी इस एरिया में जहाँ भी आप डेटा शेयर कर रहे हो, तो उसको आपका मोबाइल के अंदर एक्सेस करना या रिसीव करना, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इसकी एग्जांपल क्या है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर डोंट डिस्प्ले अ यूजर इंटरफेस बट इन सम केसेस अ स्टेटस बार नोटिफिकेशन इज क्रिएटेड टू अलर्ट द यूजर व्हेन अ ब्रॉडकास्ट इवेंट अकर। व्हाट्सएप आप सारे लोग यूज करते हो, आपको व्हाट्सएप पे नया मैसेज आता है, तो क्या होता है, आपकी टॉप पे स्क्रीन पे आपको मैसेज शो हो जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है, और आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन बार के ऊपर नोटिफिकेशन के तौर पे शो हो जाता है। तो इस तरह के कुछ आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होते हैं जिस पे नोटिफिकेशन आ जाता है, वो आपकी बेसिकली एक एग्जांपल होती है। अलार्म लगाया तो उसके पीछे बैकग्राउंड पे आपका हो गया काउंटर चल पड़ा है वॉच क्लॉक का। वो काउंटर चल रहा है, जो ही जिस टाइम पे आपने लगाया हुआ है, तो वो जो ही वो टाइम मैच होता है, कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन में आ जाता है या अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकते हैं इस तरह के। इंटरनेट के थ्रू और नेटवर्क से आप डिफरेंट तरह के मैसेजेस को रिसीव करते हो या शेयर करते हो, वो भी आपकी एग्जांपल होगी ब्रॉडकास्ट की। फॉर एग्जांपल अ ब्रॉडकास्ट अनाउंसिंग दैट द स्क्रीन हैज टर्न्ड ऑफ, द बैटरी इज लो और अ पिक्चर वाज कैप्चर्ड। अलार्म की एग्जांपल बताइए। इसके अलावा आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर क्या होता है कि आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो आपको कहता है, बैटरी लो होती है तो आपको मैसेज पॉपअप हो जाता है, जब पिक्चर आप लेते हो तो उसके लिए भी आपको वो स्क्रीनशॉट की तरह से एक बताता है। तो ये भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की एग्जांपल होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। Although app can also initiate broadcast, many broadcast also originate from the system. आपकी सिस्टम, आपकी ऐप, आपकी डिवाइस भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को जनरेट करती है और किसी और को भी शेयर कर सकती है। तो ये कुछ इस तरह की एग्जांपल थी। तो यहाँ पे
अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा था एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, उसके 4 कंपोनेंट्स देखे थे। उसके बाद अभी हमने देखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड। तो 115 क्लास में है 115 यस सर, क्लास में हूँ। 115 अच्छा 155 नहीं 115 115 सर ये मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है और लाइट भी नहीं है। अच्छा चलें क्लास खत्म करने लगे, 10 मिनट तक क्लास आपकी एंड हो जाएगी। 155 सर। 115 से पूछ रहा हूँ, 115 क्लास में। यस सर। 115 मुझे ये बताएं बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने होते हैं मोबाइल ऐप के? सर क्या? मोबाइल एप्लीकेशन के कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? सर 4। 4 जी जी बिल्कुल 4। कौन कौन से? अभी पढ़ा रहा था वही, कोई और बताएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहे थे, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी बताएं तो कौन कौन से हैं? सर एप्लीकेशन, लिनक्स कर्नल, फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और रन लाइब्रेरी रन टाइम। नहीं, मिक्स कर गई। वो 4 लेयर्स थी जो एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क था, जो लाइब्रेरीज थी और कर्नल था। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स में पढ़ा रहा था जिसमें एक एक्टिविटी थी, और कौन कौन से थे? सर व्यू था, इंटेंट, सर्विसेज। एक्टिविटी, व्यू, सर्विसेज नहीं, व्यू तो मैंने अभी बताया कंटेंट नहीं। प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट। रिसीवर जी, अब समझ आई। 4 मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं। एक्टिविटी, उसके बाद कौन सा है? सर्विसेज, उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर, और उसके बाद आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये 4 आपको मैंने अभी पढ़ाया। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जो 1 बाय 1 बताया। एक्टिविटी जो आपको फ्रंट एंड पे एज अ इंटरफेस के तौर पे यूज होती है, जिसपे आप डायरेक्ट यूजर इंटरेक्ट करता है। सर्विसेज जो बैकग्राउंड में सर्विसेज यूज होती है, जिसका इंटरफेस नहीं होता लेकिन बैकग्राउंड जैसे डाउनलोडिंग होगी, नेटवर्क को मैनेज करना, इंटरनेट की स्पीड को देखना। कंटेंट प्रोवाइडर के जो आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो डेटाबेस के थ्रू, या कोई सी से आप डेटा फेच कर रहे हो, या किसी को डेटा आप डायरेक्टली शेयरिंग करना, वो कंटेंट प्रोवाइडर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो आपका ब्रॉडकास्टिंग करता है, शेयरिंग करता है इन टर्म ऑफ आपकी डिवाइस, लाइक मैंने आपको नोटिफिकेशन का बताया है। इसके अलावा आपकी अलार्म के एग्जांपल दिया है, पिक्चर्स लेना जो मोबाइल डिवाइस के अंदर उसका मैसेज शो करना, बैटरी एंड होने का जो आपको एक मैसेज शेयर करना, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। इस तरह के एग्जांपल हैं जो आपकी। तो ये 4 आपकी एप्लीकेशन की कंपोनेंट्स हैं, एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जो पहले हमने किया था जो आप मिक्स कर रही हैं एक स्टूडेंट, वो थे आपके जो है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स थे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज और लिनक्स करना, ये 4 लेयर्स थी। अब जो मैंने उसके बाद बताया वो पहले हमने किया था पार्ट में। दोबारा दूसरे पार्ट में हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे थे आपके एप्लीकेशन के। तो वो 4 थे हमारे, एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। अच्छा, एक्टिवेटिंग कैसे करते हैं जी कंपोनेंट्स को? तो ये है यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द एंड्रॉयड सिस्टम डिजाइन दैट एनी ऐप कैन स्टार्ट अनदर ऐप कंपोनेंट। कि कोई एक ऐप दूसरी ऐप के कंपोनेंट्स को, या एक ऐप के अंदर से आप एक एक्टिविटी की वजह से दूसरी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बैकएंड पे आप कोई लॉजिक लगाएंगे या कोई उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो उस बटन पर क्लिक करने से भी आप एक्टिविटीज को या डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, because the system runs each time in a separate process with file permission that restricts access to the app, your app cannot directly activate a component from the other app. The Android system, however, can. जिस तरह आपकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आजकल जो यूज हो रहा है विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट वालों का, इसके अंदर जिस तरह आप लोग यूज करते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को, एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, फिर दूसरा ओपन किया, फिर तीसरा ओपन किया, सेम लाइक आपको क्या होता है एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट ऐप्स रन होती हैं। डिफरेंट ऐप्स को वो एंड्रॉयड सिस्टम मैनेज कर होता है, कौन सी आपकी ऐप रनिंग स्टेट में है, कौन सी आपकी स्टॉप स्टेटमेंट में है, वो सारी इसकी होती है कि कौन सी एक्टिव है, कौन सी नॉन एक्टिव है। अच्छा जी, ये इंटेंट होता है। इंटेंट जो लिखा हुआ है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए इंटेंट भेजते हो, और उसकी बेस पे वो कंपोनेंट जिसको इंटेंट भेजते और हो वो छोड़ दो एक्टिवेट उसको, वो खुद ही अब बड़े हो जाएंगे खुद ही। 140 माइक तो ऑफ कर दो, मुझे यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा।
इंटेंट क्या करती है, आपको मैसेज शेयर करती है जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए। अब इंटेंट क्या होता है, इस पे पूरा हमारा एक जो है ना टॉपिक है, एक पूरा वीक लगेगा। इंटेंट कैसे यूटिलाइज करते हैं, इंटेंशन होती है बेसिकली कि कौन सी एक्टिवेट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। इससे एक्टिविटी हमारा जो पूरा एक टॉपिक है उसको देखेंगे, और इंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो रैप अप करते हैं यहाँ पे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म, उसके 4 लेयर्स क्या होती हैं, फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, रन टाइम लाइब्रेरीज। अच्छा, रन टाइम में फिर कोर जावा लाइब्रेरीज होती हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, फिर लिनक्स कर्नल को हमने डिस्कस किया है। फिर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें, इसमें आपकी एक्टिविटीज़ होगी, सर्विसेज होगी, कंटेंट प्रोवाइडर होगी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगी। एक्टिवेटिंग कंपोनेंट्स एक्टिवेट करने के लिए एक आपका इंटेंट होता है, कंटेंट रिजॉल्वर होता है जो रिजॉल्व करते हैं इंटेंट के अकॉर्डिंग, उसको आगे हम देखते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर इज एक्टिवेटेड व्हेन टारगेटेड बाय रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंटेंट रिजॉल्वर। कंटेंट प्रोवाइडर एक्टिवेट हो जाता है जब कंटेंट रिजॉल्वर जो उस कंटेंट को लेने के लिए एक्टिव होता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो फिर कंटेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। हैंडल आर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंटेंट प्रोवाइडर एंड सपोर्ट सिस्टम। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए जब उसके आप ऑथेंटिकेट कर देते हो कंटेंट रिजॉल्वर जो जिसको आप डेटा शेयर कर रहे हो या जो डेटा को आपका हैंडल करेगा, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर उसको डेटा दे देता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आज हमने देखा है। आज के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन या आंसर तो वो काइंडली पूछ सकता है। हाँ जी क्लास, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, मेन एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स देखे हैं, प्लेटफॉर्म के एंड्रॉयड ऐप के बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं, और उसके बाद हमने सारों को वन बाय वन डिस्कस किया। एक्टिवेटिंग कंपोनेंट्स हमने इंटेंट और कंटेंट रिजॉल्वर, इंटेंट को हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे, कंटेंट रिजॉल्वर को, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा ओवर कर दिया। हाँ जी क्लास, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? 2 क्लासेस होंगी, मुझे लगता है एक अटेंडेंस में स्टार्ट में लगा दिया करूँगा, एक एंड पे। सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। किसी का सारी बातें समझ आ गई या कुछ समझ नहीं आया? 155 सर समझ आ गई है सर, आ गए हैं समझ। यस चलो गुड हो गया। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह सर। इसको उसको पढ़ते हुए, ताकि मजा आए। गर्ल्स की तरफ से कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है, इसका मतलब है ओके हो गया ये। नो सर। सर आपका चलें कोई फिर, गूगल क्लासरूम है? गूगल क्लासरूम में बना लूंगा। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का अपना एलएमएस है ना? सर लेकिन वो चल नहीं रहा। नहीं चल रहा? नहीं। चलें फिर मैं इसको ऐसा करूंगा, गूगल क्लासरूम पे डेटा आपको शेयर कर दूंगा, या कहीं से आपको डेटा आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। डेटा ये जाहिर सी बात आपके लिए बनाया है, ये सारी स्लाइड्स किसके लिए हैं? आपके लिए। मैंने तो, मुझे तो आती हैं, मैंने तो 10 साल पहले 8 साल पहले किया था ये काम। मुझे गिलास डेवलपमेंट की थी 2015-16 में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। एज अ डेवलपर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था बीएस के बाद, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। उसके बाद फिर हमने एमएस किया, उसके बाद हम एकेडमिक्स में आ गए और पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको डेटा जितना भी चाहिए होगा ना एंड्रॉयड के लिए, सीखने के लिए, मैंने आपको पहले बताया, शायद आप पहले क्लास में थी या नहीं, आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स हर चीज़ मिलेगी। इतना डेटा इंशाल्लाह आपको दे दूंगा कि आपको एंड्रॉयड के लिए ऐप करने के लिए गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह कि आप लोग पढ़ने के लिए आओ, आप लर्निंग के लिए आओ। तो जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो मुझे बताना, मैं एक दिन लैपटॉप ले आऊँगा और आपको, आप एक्सटर्नल ले आना, आपको सारी वीडियो ट्यूटोरियल दे दूँगा, और उसको देख के आप इंशाल्लाह हेल्प ले के ना स्टार्ट से मोबाइल एप्लीकेशन बनाना भी स्टार्ट कर दूँ। आज ये किया है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने का तरीका सारा बताऊंगा, और साथ हम आगे देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे काम करते हैं। तो रैप अप करें फिर क्लास का? जी सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है यार, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।